नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबके लिए नववर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। तो इस नववर्ष में आज मैं आपके लिए उषा महाजन जी की एक कहानी कौन है तू सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी कौन है तू। यह सर से कव्य स्वयं सर बन गए थे, अब लोगों को याद नहीं रहा था। जब तक वे होश में रहते उन्हें खुद भी याद नहीं रहता था, लेकिन ये कमबख्त तीसरा पैग हलक से उतरते ही न जाने कैसी खलबली मचा जाता है उनके दिलो दिमाग में। अतीत के किस गर्त में उन्हें यूं ही ढकेलने लगता है बरबस। और आज तो ये कमीना कौशिक का बच्चा भी क्या याद दिला गया था उन्हें। एक अदना सा सबॉर्डिनेट इस कदर बेइज्जती कर गया था उनकी। बड़ा बनता है सारा हरिश्चंद्र की औलाद। उन्होंने भी तो कभी ऐसी डींगे हाकी थी पढ़ते थे जब वो गांधी नेहरू को आदर्श मानकर सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग को जीवन भर पकड़े रहने का प्रण कर लिया था। कैसे जी जान जोत कर पढ़ाई की थी। इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था तो 8 भाई बहनों को भरा पूरा परिवार मानो खुशी के झूले पर ही झूलने लगा था। पिता ने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। किसी न किसी तरह इंजीनियरिंग के उन 4 खर्चीले सालों का खर्चा जुटा ही दिया था उन्होंने। न जाने कितनी उम्मीदें लगा रखी थी उन सब ने उनके ऊपर। परिवार के ज्येष्ठ पुत्र थे वे, सबसे ज़्यादा सम्मानित और सर्वाधिक अपेक्षित। 5 बहनों की शादियाँ, 2 छोटे भाइयों की पढ़ाई लिखाई। फाइनल ईयर में सेकंड टॉपर होने पर भी नौकरी का जुगाड़ ना हो पाया था। रिजल्ट निकले 3 महीने हो चुके थे। माँ बाप भाई बहन सभी तो उतावले होने लगे थे। तब हार कर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए भी उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित यह नौकरी मंजूर कर ली थी। सुनो जी, उन्होंने चौंक कर अपना खाली गिलास तिपाई पर रख दिया। खाना लगवा दूँ तुम्हारा? शिवाज रीगल का चौथा पैग गिलास में उड़ेलते हुए उन्होंने आदेशात्मक स्वर में नकार दिया और फिर नज़र इधर उधर दौड़ाते हुए पत्नी से पूछा, नीरव कहाँ है? कहाँ होगा, उड़ रहा होगा कहीं सड़कों पर। जब से तुमने उसे नई मारुति ले दी है पाँव टिकते ही कहाँ है उसके घर पर। और स्मिता, वो तो दोपहर से गई हुई है स्विमिंग के लिए। कहाँ पता करूँ, पता कर भी तो नहीं जाती कि बॉयफ्रेंड के साथ जाएगी आज। उन्होंने एक लंबा घूंट भरा। वे एकटक अपनी पत्नी को देखने लगे। फ्रेंच शिफॉन की कीमती साड़ी में लिपटी इस स्थूलकाय महिला को सचमुच क्या वे पहचानते थे? उन्होंने सिर को एक झटका दिया। क्या ये वही माया थी जिसे 20 बरस पहले वे बस्ती के उस सकरे मोहल्ले से ब्याह कर लाए थे? गोरखपुर को भी तब वो महानगर समझती थी। कैसी दुबली पतली थी तब माया, बिल्कुल छुई मुई सी शर्माती थी बात बात पर। पहली बार जब रेस्तरां में ले गए थे तो उसे तो छुरी कांटों को देखकर कैसी असमंजस में पड़ गई थी। कहने लगी, पहले तुम खाओ, मैं तुम्हें देख देख कर पकड़ूंगी। उनकी ओर से पहल होते ही उसने छुरी कांटा संभाल लिया था। बड़े यत्न से कांटे से दबाकर मीट बॉल में छुरी गड़ाई थी, फिर भी एक बड़ा सा टुकड़ा उड़न तश्तरी सा सामने बैठे युगल की मेज़ पर जा गिरा था। बेचारी पानी पानी हो उठी थी, आंखें भर आई थीं। तब उसे प्यार से ऐसे बातों में लगा दिया था उन्होंने ताकि वो अपनी तत्कालीन अकुलाहट और शर्मिंदगी भूल जाए। अब वही माया कांटे छुरियों से संबंधित तमाम रण कौशलों में इतनी पारंगत हो चुकी थी कि लोग उसे जनजात कुलीन संभ्रांत की पदवी देने लगे थे। किचन से उठती विभिन्न पकवानों की मिली जुली गंध उनके नथनों में घुसने लगी थी। नहीं, खाने को उनका मन कभी नहीं किया। वे खाने के शौकीन नहीं, बस सिर्फ प्यास लगती है उन्हें। एक ऐसी प्यास जो कभी तृप्त नहीं होती, बस अकुलाता रहता है उनका मन जब भी वे अकेले पड़ते हैं। इसीलिए वे पीते हैं, सिर्फ ऑन द रॉक्स पीते हैं, खाते कुछ भी नहीं साथ में। दिल में एक अजीब सी बेचैनी ज्वालामुखी सी भभक रही है, फूट पड़ना ही चाहती है। जी हुआ माया को पास बुलाकर बैठा ले। उन्हें माया की सख्त ज़रूरत महसूस होने लगी थी इस क्षण। नहीं, उन्हें माया की ऐसी ज़रूरत नहीं थी जैसी पीने के बाद अक्सर एक शख्स को हो सकती है। ऐसी ज़रूरत के लिए वे अब माया को याद नहीं करते। उनके हाथ में अब सत्ता थी, अपरिमित सत्ता। एक इशारे भर के देर होती, उनकी इच्छाओं की आहुति के लिए कोई भी सुंदरी माया उपस्थित कर दी जाती। लूट की भगदड़ में जब से उन्होंने अपने आदर्शों की आहुति देनी शुरू कर दी थी, तब से उनकी कोई भी इच्छा तृप्त नहीं हो रही थी। आज ना जाने क्यों वे अपने ही सामने बेनकाब हो जाना चाहते थे। अपने आप को उघाड़ कर देखने को जी चाह रहा था। उन दिनों की यादें बरबस सी उन्हें ये जोड़ने लगी थी। कैसे थके हारे आते थे दफ्तर से। माँ बाप भाई बहन सभी उनके पांव तले आंखें बिछा बैठ जाते थे। भौं पर माया की पतली नाजुक उंगलियों का स्पर्श मानो सारी थकान हर ले जाता। उनकी मुंदती झपकती पलके डाइनिंग स्पेस में उनकी ओर पीठ किए खड़ी माया पर टिक गई। सुनो ज़रा आओ,
बैठो यहाँ माया। क्या बैठूं, अभी तुमने ही तो मुसीबत डाली है कल के डिनर की। अब इतने टॉप बॉसेस को बुला रखा है, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। कुछ डिशेस आज ही बना कर रखनी पड़ेंगी। क्या क्या करूँगी कल, खाना लगवा देती हूँ तुम्हारा, पी लेना बाद में बाकी का। निरपेक्ष भाव से माया एक ही रौ में बिना उनकी ओर देखे ही बोलती चली गई। सच, उनका ही तो बनाया हुआ था ये सारा माया जाल। वे सोना चाहते थे, अब भूल जाना चाहते थे अपने आसपास बिखरे तमाम गंधाते वातावरण को। लेकिन ये साला कौशिक प्रेत की तरह क्यों उनका पीछा कर रहा है। चेहरा बार बार उसका सामने आ रहा है। साला क्या समझता है अपने आप को। ईमान ईमान, ऐसी की तैसी इस ईमान की। अभी नौसिखिया है ये कौशिक, इसे क्या पता पैसा क्या चीज़ है। पैसा सचमुच, पैसा बड़ी चीज़ है। पैसे का होना या ना होना इंसान को देवता या हैवान कुछ भी बना सकता है। पैसा, पैसे की पृष्ठभूमि में कितनी ही जिंदगियों की तस्वीरें और तकदीरें नहीं बदल जाती। आज जो पैसा उनके कदमों में बेतहाशा बिखरा पड़ा है, उसे ही तो लात न मार सके थे वे उस दिन। चाहकर भी बरबस उमड़ते घुमड़ते यादों के झंझावतों से बच नहीं पा रहे थे वे। मिठाई के 2 बड़े बड़े डिब्बे मेज पर रखकर अपनी लोमड़ी सी छोटी छोटी घाघ आंखों से उन पर आत्मीयता बसाते शंकरलाल ने अपना भीमकाय बदन उनके सामने वाली कुर्सी में धंसा दिया था। ये क्या, उन्होंने अचकचाकर पूछा। अरे साहब क्यों पूछते हैं ऐसे, अभी अभी तो आपके बड़े साहब के घर से आ रहे हैं सीधे। उन्हें तो स्कॉच विस्की भी। खैर साहब, आप तो पीते ही नहीं, अब इसके लिए तो मना मत कीजिए। न्यू ईयर्स पर तो। उनकी असहजता शब्दों में छलक पाती, इससे पहले ही बड़ी सहजता से शंकरलाल ने उन्हें फिर देखा। साहब ये जो नीचे गाड़ी खड़ी आप ही की है ना। हाँ क्यों। अरे साहब क्या बताएं, आप तो हमें पता भी नहीं देते, वरना हमारे रहते आप इस पुरानी गाड़ी में। साहब आपके इशारे भर की देर है। क्या कह रहे हैं आप। क्रोध और आवेश में वे कांपने लगे थे। तभी पास बैठे पिताजी के पंजों का दबाव उन्हें अपने पैरों पर महसूस हुआ था। उन्होंने वितृष्णा से मुंह फेर लिया। शायद शंकरलाल की पैनी निगाहों में बात आ गई थी। वो अब पिताजी की ओर उन्मुख होकर ही बोलने लगा था। क्या बताएं हुजूर, हमारे साहब तो आज के युग के हैं ही नहीं। लाखों का काम चल रहा है, आखिर इनके नीचे ऊपर वालों ने तो कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी है। अब क्या बताएं आपको, साहब तो बस खटते हैं सुबह से शाम तक। तभी उनकी छोटी बहन सुमन चाय की ट्रे लेकर पहुंची। क्यों बेटी, किस क्लास में पढ़ती हो, अपने पद से शंकरलाल ने पूछा। बीए फाइनल में। वो ट्रे रखकर चली गई। पिताजी की ओर देखकर वे पूछने लगे, अब तो इसकी शादी का सोच रहे होंगे आप। पिताजी को तो मानो अपना परम हितैषी ही मिल गया हो। सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। अरे नहीं भाई, इससे बड़ी 2 और हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी करके बैठी हैं। आजकल शादी ब्याह क्या मजाक है भाई। कहने को तो कहते हैं दहेज उठ गया, पर किसी को क्या पता कि बिना दिए कोई अपनी हो सी बेटी को भी डोली में नहीं बिठा सकता। भीतर ही भीतर सब होता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ पहले से भी ज़्यादा होने लगा है अब तो। तब उनसे ना रहा गया था। पिताजी बस कीजिए। वे गुस्से में भड़बड़ाते कमरे से बाहर निकल गए थे। शंकरलाल की आवाज़ वे अपने कमरे से अब भी सुन रहे थे। हुजूर साहब को तो कोऑपरेट करते नहीं, वरना। उस रात घर में घमासान युद्ध हुआ था। पिताजी की आवाज़ें अब भी उनके कानों में टकरा रही थी। सबका पेट काट कर तुझे पढ़ाया कि तू काबिल होकर बाकियों का भला करे। तू है कि बना हुआ है युधिष्ठिर, सत्य मार्ग पर चलने वाला। आखिर कौन सा खिताब मिलने वाला है तुझे इस ईमानदारी के बदले। तेरे नीचे ऊपर काम करने वालों ने तो घर मकान भी बनवा लिए। तू है कि 5-5 बहनें बैठी हैं घर और पैसों की तंगी को। कैसे करूँगा मैं अकेला ही ये सब। बोल, ढकेल दूँ सबको कुएं में। उन्होंने भी शायद बहुत कुछ कहा था प्रतिवाद में। पहली बार पिता के लिए न जाने कितने अपशब्द निकले थे मुँह से। आज भी अपनी कही एक भी बात नहीं भूलती। पिताजी, आपने मुझे अपना बेटा समझकर नहीं पढ़ाया, आपने तो बनाई है एक मनी मेकिंग मशीन। अब आप काम में लाना चाहते हैं उसको। ठीक है, करूँगा मैं जनरेट मनी आपके लिए। सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ। बस सिर्फ अपना बेटा ही खो देंगे आप। वे तब बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे थे। टपकती हुई छतों के नीचे टूटे हुए बेंचों पर बैठे अर्ध शिक्षित शिक्षकों से सीखे बचपन के उस कच्चे मन में बसे सिद्धांतों और आदर्शों को पहली बार होम करते हुए उन्हें कैसी टीस हुई थी, वे आज तक किसी को बतला भी न सके थे। तब शायद पहली बार शराब को छुआ था उन्होंने। बोतल शंकरलाल की ही दी हुई थी। एक ही सांस में गटक गए थे पूरा पैग। फिर दूसरा उड़ेला था, फिर तीसरा। ये क्या होने लगा था उन्हें। इतनी वितृष्णा, इतना आक्रोश। उन्होंने घृणा से मुंह मोड़ लिया था। सचमुच बड़ी विदीर्ण आकृति थी वो।
कृशकाय वीभत्स, सारे शरीर पर कांटे ही कांटे। कैसे इतने अरसे से सहते रहे थे वे इसके अस्तित्व को। उन्होंने एक झटके के साथ ही अपने से दूर ढकेल दिया। धाएं धाएं वो आकृति एक ही बार में चित्त हो गई। हा हा हा, वे एक साथ रोने हंसने लगे थे। अभाव अभाव, मैंने तुझे मार डाला, चल तुझे दफना दूं, तेरी याद भी अब मेरे घर में बाकी नहीं रहनी चाहिए। अब वे रोज़ पीने लगे थे, कभी अकेले, कभी शंकरलाल या उसके जैसों के साथ बैठकर। दूसरे ही महीने उनके घर के ठीक नीचे खड़ी थी एक नई फिएट। शामें अब अक्सर 5 सितारा होटलों के देशी नाम वाले रेस्तराओं में अंग्रेज़ी शुदा जेंट्री के बीच ढला करने लगी। दुबली पतली छरहरी सी माया को बटर चिकन और बेक्ड फिश के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे इनकी गरिमा उनके जिस्म पर भी झलकने लगी थी। लौटते वक्त होटल के किसी बुटीक में 5 मिनट को रुकना भी अब उनकी आदत में शामिल हो गया था। क्यों भाभी जी, पसंद है आपको ये साड़ी? वो हाँ या ना कहे उससे पहले ही साड़ी पैक करा दी जाती और पहुंच जाती उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर। साहब, बहुत खटा है आपने इन दिनों में। भाभी जी और बच्चे भी बोर होते लग रहे हैं, इन छुट्टियों में घूम आइए ना किसी हिल स्टेशन पर साहब। अरे यार, घूम आना क्या मजाक है? दमड़ी चाहिए पास में, वे चुटकी बजाते हुए कहते हैं। क्यों साहब, शर्मिंदा करते हैं आप? हम किस लिए बैठे हैं यहाँ? हो जाएगा एयर टिकट का इंतजाम, मैं आ जाऊँगा सर आपको सी ऑफ करने। 3 स्टोरी कॉम्प्लेक्स के लिए टेंडर भर दिए हैं हुजूर, ख्याल रखिएगा ज़रा। 2 कंपनियों के नाम से भरे हैं, रेट अलग अलग डाल दिए हैं। साहब, आपका ही सहारा है। गाड़ी से उतरते वक्त माया उन्हें थैंक यू वेरी मच कहना ना भूलती थी। बहनों की शादियाँ धूमधाम से हो चुकी थी। अब पिताजी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनका बिस्तर घर के किनारे वाले कमरे में लगा दिया गया था, जहाँ बेटे और बहू को जाने में काफ़ी देर लगती थी। नौकर ही उनका खाना पीना पहुँचा देता था। उनके खांसने थूकने की आवाज़ें भी अब इंजीनियर साहब तक नहीं पहुँच सकती थी। बहनों को रक्षाबंधन पर बड़े बड़े ड्राफ्ट खुद ब खुद पहुँच जाते थे, इसलिए उन्हें सशरीर पहुँचकर भाई साहब की कलाई को नाजायज़ तकलीफ देने की भी सहमत नहीं उठानी पड़ती थी। वैसे भी उनको भाई साहब की याद अब उतनी नहीं आती थी। उनके शौहर भी सभी भाई साहब ने ऐसे ही चुने थे जो उनके ही पद चिन्हों पर चल रहे थे। माया सचमुच महालक्ष्मी थी। अलमारियों में कितनी ही साड़ियों की उसने तह भी नहीं खोली थी। पुराना बैंक लॉकर अब बुरी तरह भर चुका था। शहर के तमाम बैंकों में न जाने किस किस नामों से अकाउंट खोलने पड़े थे और लॉकर लेने पड़े थे। उन्होंने नज़रें चारों ओर घुमाकर देखा। क्या ही करीने से सजा कर रखती थी माया अपने घर को। अभी परसों ही तो पार्टी में उनके सबॉर्डिनेट धवन की बीवी निछावर हुई जा रही थी। भाई माया जी, सच बताइए, आपने क्या इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया है? गजब की चॉइस है आपकी, हर सिलेक्शन में आपकी पर्सनालिटी झलकती है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। माया अब उतना ही बोलती थी जितना आवश्यक हो। वो जान गई थी कि कुलीन और बेजाते लोगों के कम से कम और थोड़े शब्दों में ही निपटना चाहिए। ऐसे चाटुकारों से बस्ती के उस मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी कुंठित सी लड़की की हल्की सी छाप भी अब उसमें नहीं बची थी। कुम्हार की चाक में ढला फूलदान जब रंग रंगाकर बैठक में शोभा पा जाता है तो उसके जनक की याद किसी को नहीं आती। ज्यादा क्यों यादों के दुस्वप्न उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। कौशिक का डरावना चेहरा बार बार उनकी आंखों के आगे नाचने लगता था। उनका सिर घूम रहा था। सिर के ऊपर कच्चे धागों से लटकती अनगिनत तलवारें उनके तालू को छू छू जाती थी, किसी भी वक्त भीतर घुस सकती थी। चारों तरफ से न जाने कितने हाथ उनकी गर्दन की तरफ बढ़े आ रहे थे। सिर झटक कर उन्होंने तिपाई पर भरे गिलास को उठाने को हाथ बढ़ाया। उन्हें लगा उनका हाथ बहुत छोटा होता जा रहा है, बिल्कुल बौना सा। सामने रखे उनके खुले ब्रीफकेस से झांकता कौशिक का रेजिग्नेशन लेटर हवा में फड़फड़ा रहा था। रह रहकर कानों में वही शब्द बसते रहे जो कौशिक अपना इस्तीफा उनकी मेज़ पर पटकते हुए उनकी ओर फेंक गया था। सर, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, सरेंडर नहीं। मैं जानता हूँ आपने मेरा तबादला इतनी दूर गुवाहाटी में क्यों कराया है। आपने मेरा प्रमोशन क्यों रोका? क्योंकि मैं आपके सिस्टम की एक कड़ी न बन सका सर। खैर, आपने ये अच्छा नहीं किया। यू हैव फोर्स्ड मी टू रिज़ाइन। यू फोर्स्ड एन ऑनेस्ट मैन टू रिज़ाइन। न जाने कैसा पागलपन सवार होने लगा था कौशिक पर। उनका सारा बदन पसीना पसीना हो गया। घबराहट में चिल्ला पड़े, माया माया। सामने फैले अनगिनत ब्रायलरों यानी कि मुर्गियों की टांगों को कांटों से बींधती माया को पीछे पलटकर देखने की फुर्सत अभी बिल्कुल नहीं थी। वहीं से चिल्लाकर उसने माधोराम को आवाज़ लगाई, अरे माधो साहब का खाना वहीं दे आओ, मैं बच्चों के आने पर खाऊंगी उनके साथ। फिर मन ही मन बुदबुदाने लगी,
आज भी ज़्यादा पीली लगती है। डाइनिंग टेबल तक भी नहीं उठकर आ सकते। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? सोफे पर लस्त पड़े जिस्म को बिस्तर तक ले जाने की चेष्टा में खड़े होते ही वे फिर लुढ़क पड़े थे। आह, ये क्या चुभ रहा था उन्हें? कराहते हुए हाथों से टोह कर देखा, पीठ के नीचे स्वेट का मुलायम सोफा ही तो था। फिर पोपोर में ये चुभन कैसी? कटीले हाथों से ये कौन सहला रहा था उन्हें? अरे अरे, हट हट, दूर हट। कौन है तू मेरे इतने करीब? कैसे आई? क्यों आई तू? साहब, खाना। माधोराम खाने की ट्रॉली उनके करीब सरका लाया था। खाना? नहीं, ले जाओ, सोऊंगा अब। जाओ, दवाइयों वाले दराज से काम्पोस की शीशी लेते आओ। उनकी पलकें खुद ब खुद मुंदने लगी थी। आज शायद काम्पोस की गोलियों के बिना नींद ही नहीं आने वाली थी उन्हें। धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी, कौन है तू। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।